हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। ये टॉपिक वैसे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समान समझ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको समान समझ होगी भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, कैसी है, उसके फीचर्स क्या है, उसमें क्या क्या समस्याएं विद्यमान है, तो आपको भारतीय अर्थव्यवस्था आगे के टॉपिक्स में समझने में आसानी रहेगी। इसीलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है। देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में जो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील एवं एवं अविकसित अवस्था माना गया है। जैसा कि आपने पढ़ाई होगा या सुना होगा या आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि भारतीय व्यवस्था को जब भी वैश्विक संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ या कोई दूसरा संगठन इसको किसी भी वर्ग में रखता है तो इसको या तो विकासशील अर्थव्यवस्था में रखता है या अल्प विकसित अवस्था में रखता है। तो हमें ये समझना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकसित अवस्था अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है। तो हम इसमें देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रीजंस हैं जिसके पीछे भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील एवं अल्प विकसित अवस्था माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं में सबसे पहला जो पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। क्यों है? इसका सबसे पहला रीजन है भारत में निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर क्यों? निम्न जीवन स्तर इसलिए कि भारत में निम्न प्रति व्यक्ति आय देखी जा सकती है। निम्न प्रति व्यक्ति आय का क्या मतलब है? यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहले हम ये समझ लेंगे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय को हम इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम या आप इसको शॉर्ट में पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई भी कह सकते हैं। पर कैपिटा इनकम अर्थात प्रति व्यक्ति आय निकालने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय को हम डिवाइड कर देंगे किससे? जनसंख्या से। किसकी जनसंख्या से? जिस देश की हम पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस देश की राष्ट्रीय आय बटे उस देश की कुल जनसंख्या। इसे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? पर कैपिटा इनकम। यह सिर्फ एक समझने के लिए, एक अवधारणा को समझने के लिए हमने बताया कि पर कैपिटा इनकम हम किस तरीके से निकालते हैं। तो सिंपल, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम बटे टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इससे हमको क्या मिल जाएगी? पर कैपिटा इनकम। अब जो बात डिस्कस हम कर रहे हैं वो ये है कि भारत में जो जीवन का स्तर है वो निम्न है। उसके पीछे रीजन क्या माना गया है कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो निम्न है। तो इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि पहली बात तो हमको ये पता होनी चाहिए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय है कितनी। तो इंडिया के जब कॉन्टेक्स्ट में हम जाएंगे तो हम इसको दो आधार पर देखेंगे। पहला बाजार विनिमय दर पर। बाजार विनिमय दर पर जब भारत की पर कैपिटा इनकम देखी जाती है वो निकल करके आती है 2,35,000 के अप्रोक्स या आसपास, 2,35,000। ये 2025 के डेटा के अकॉर्डिंग है। इसी को अगर हम डॉलर में परिवर्तित करेंगे तो कितनी निकलेगी? $2,813 या यूएस डॉलर, नॉट जस्ट डॉलर, यूएसडी। तो 2,813 हमारी बाजार विनिमय दर पर हमारी प्रति व्यक्ति आय निकल करके आती है 2025 की डेटा के अकॉर्डिंग। वहीं पर क्रय शक्ति क्षमता, इसको क्या बोलते हैं? पी पी पी। इसका क्या मतलब है? परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिपल पी, परचेजिंग पावर पैरिटी। इसके आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है वो 12,100 के अराउंड यूएस डॉलर में निकल के आती है। 12,100। इससे हमको ये तो समझ में आ गया कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति आय कितनी है। 2,35,000 बाजार विनिमय दर पर, क्रय शक्ति क्षमता ट्रिपल पी पर 12,100 के अराउंड।
लेकिन इससे हमको ये समझ में तो नहीं आता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आय निम्न है या ज्यादा है। इसके लिए हमको कंपैरिजन करना पड़ेगा दूसरी अर्थव्यवस्थाओं से, खास करके जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। क्योंकि आप किसी भी डेटा को, किसी भी आंकड़े को अगर अकेले में देखेंगे या निर्वात में देखेंगे तो आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि डेटा ये बता रहा है कि एक पर्टिकुलर देश की या पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या चीज है, लेकिन इससे आपको ये अंदाजा नहीं लगेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। आप ऐसे समझिए कि अगर आपको बोलना है कि एक इंसान पतला है, एक इंसान दुबला है, एक इंसान तंदुरुस्त है या मोटा है, तो उसके लिए आपको दोनों का वजन लेना होगा। अगर दोनों की हाइट समान है, ऊंचाई समान है, सॉरी लंबाई समान है, तो आपको ये देखने के लिए सिर्फ आप अंदाजा लगाकर नहीं बता सकते। अंदाजा लगाकर आप देख कर बता सकते हैं कि ये मोटा है और ये पतला है या दुबला है। तो इसके बाद दोनों का वेट लेंगे। अब एक उसमें से 50 kg निकलेगा, एक 80 kg निकलेगा। इससे हमको क्या पता चल जाएगा कि जो 50 kg वाला है वो 80 kg से कम है, इसका मतलब वो दुबला है। और जो 80 kg का है वो उससे मोटा है। क्यों? क्योंकि उसका उससे वेट 30 kg ज्यादा है। क्यों? अब दोनों की हाइट बराबर है, दोनों की उम्र अप्रॉक्स बराबर है, इसलिए हमको एक आधार, एक सापेक्षिक आधार पे पता चल पाया कि दोनों की का वेट कितना है और उनके बीच में कितना अंतर है और क्यों वो मोटा है वो दुबला है। उसी तरीके से जब हम अर्थव्यवस्थाओं पे बात करेंगे या किसी आंकड़ों की बात करेंगे, हम किसी के सापेक्ष में देखेंगे, रिलेटिव पोजीशंस में देखेंगे, तब हमको पता चलेगा कि भारत की जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो कम है या ज्यादा है। तो वैश्विक स्तर पर कैपिटा इनकम देखने का जो हमने कुछ कंट्रीज सेलेक्ट की हैं, उसमें से एक कतर है। हालांकि ये भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, परंतु अगर हम इसकी कैपिटल पर कैपिटा इनकम देखें, प्रति व्यक्ति आय देखें, तो $1,12,000 के आसपास दिखाई देती है। ये मैंने राउंड फिगर में रखे हैं, हालांकि राउंड फिगर में डेटाज नहीं है, बस आपकी समझने के लिए ये राउंड फिगर में रखे गए हैं। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में, तो यूएस की 86,000 $86,000 के आसपास है। वहीं जर्मनी की 76,000, यूके की 67,000, जापान की 59,000, चीन की 31,000 और पाकिस्तान एक अल्पविकसित अवस्था में आता है तो उसकी कितनी है, $8,400 होगी। तो अगर आप कंपैरिजन करिए तो कतर से भारत की अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम अप्रॉक्स ट्रिपल पी के बेस पर, ये बेस जो है ट्रिपल पी कैलकुलेशन पे लिए गए हैं, ट्रिपल पी के कैलकुलेशन करके 2025 के जो डेटा हैं उस पर बेस्ड है। तो भारत की अर्थव्यवस्था पर कैपिटा इनकम जो है करीब 9 गुने छोटी है या 9 गुने से ज्यादा पर कैपिटा इनकम कम है। किसके कंपैरिजन में? कतर। वहीं अगर यूएस से कंपैरिजन करेंगे तो आपको 7 से 8 मिलेगी। जर्मनी आपको, सॉरी, 8 से 9 मिलेगी यूएस में, जर्मनी में आपको 7 से 8 मिलेगी, यूके में आपको 6 के अराउंड मिलेगी, जापान में भी आपको 6 के अराउंड मिलेगी, चाइना के आपको को 2.5 के अराउंड मिलेगी और पाकिस्तान की भारत से कम है, इसीलिए वो अल्प विकसित अवस्था में आता है। इसके अलावा इसी में एक चीज और हम देखेंगे, वैश्विक औसत। तो अगर हम वैश्विक औसत भी देखें तो कितना है, 23,000 $23,000, जो भारतीय जो भारतीय पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, $12,100। $12,100 से काफी ज्यादा है, अप्रॉक्स डबल के आसपास है। तो इससे हमको ये आइडिया लगता है कि जो भारत में जो कहा जाता है कि जीवन का स्तर निम्न है, उसके पीछे एक कारण माना जाता है कि भारत की पृथ्वी की आय कम है। जब हम इसको इसके सापेक्षिक देशों या विकसित देशों से कम से अपेक्षा ये रिलेट करते हैं तो हमको ये आंकड़े बिल्कुल क्लियर कट जवाब देते हैं। तो पहली बात, विकासशील अर्थव्यवस्था या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था होने के पीछे एक कारण यह है कि भारत में जीवन का जो स्तर है वो निम्न है। क्यों निम्न है? प्रति व्यक्ति आय निम्न है। प्रति व्यक्ति आय क्यों निम्न है? क्योंकि हमें वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि भारत जो औसत है, वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति आय का, उससे के अप्रॉक्स या उसके लगभग आधे के आसपास है या आधे से थोड़ी सी ज्यादा है। और जो विकसित विकसित देशों से अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो भारत बहुत ज्यादा पीछे नजर आता है। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण है भारत के पास पूंजी का अभाव। पूंजी क्या होती है? कैपिटल। कैपिटल किस काम में आता है? इन्वेस्टमेंट के काम। कैपिटल से क्या होगा? निवेश होगा। जब निवेश होगा तो उससे क्या होगा? उससे उद्योग बढ़ेंगे और प्लस मानव संसाधन में इसका निवेश होगा तो क्या होगा? मानव संसाधन बढ़ेगा। जब मानव संसाधन बढ़ेगा, आपका उच्च मानव संसाधन होगा और निवेश होगा, तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रीज, उद्योग बढ़ेंगे और उद्योग बढ़ने के साथ साथ में मानव संसाधन में निवेश होगा तो उससे मानव संसाधन बढ़ेगा। इससे क्या होगा? नए रोजगार जनरेट होंगे। जब नए रोजगार जनरेट होंगे तो क्या होगा?
रोजगार बढ़ेगा तो क्या होगा, गरीबी कम होगी। गरीबी कम होगी तो एक बहुत बड़ी भारत की समस्या खत्म हो जाएगी। और इससे लोगों का क्या होगा, जीवन स्तर उठ जाएगा। क्यों उठेगा, तो इससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी। जीवन स्तर उठेगा तो लोग जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको पूरा कर सकेंगे। लोगों के कल्याण का स्तर ऊपर जाएगा जीवन स्तर उठने से। तो इससे क्या है कि ये एक चहुमुखी विकास लाती है पूंजी। परंतु भारत में क्या है, पूंजी का अभाव है। जब पूंजी का अभाव होगा तो भारत में पूंजी कैसी होगी, महंगी हो जाएगी। जहां पर पूंजी कम होगी, जो चीज की जहां पर कमी होगी वो चीज हमेशा महंगी होगी। और भारत में जनसंख्या क्या है, अधिक है। तो जनसंख्या अधिक है तो मानव संसाधन अधिक है। मानव संसाधन अधिक है तो भारत में मानव संसाधन कैसा है, सस्ता है। तो मानव संसाधन का तो एक तो विकास नहीं हो पा रहा है पूंजी कम होने की वजह से। दूसरी वजह से रोजगार उत्पन्न नहीं हो उतने, तो रोजगार की मांग ज्यादा है, बेरोजगारी दर अधिक है। जब बेरोजगारी दर का अधिक है इसलिए भारत में जो मानव संसाधन है वो सस्ता है। वहीं जर्मनी जापान में क्या पूंजी ज्यादा है, तो इसलिए वहां पर पूंजी कैसी है, सस्ती है। जबकि मानव संसाधन महंगा है। तो मानव अगर ह्यूमन को रोजगार देना वहां पर है तो आपको महंगा पड़ेगा। वहां पर मशीन की खरीद लोगे, आप रोबोट के थ्रू घर साफ करोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। इसलिए वहां पर मानव संसाधन महंगा है, पूंजी सस्ती है। अब आप सिंपल समझिए, भारत में कम निवेश है। कम निवेश के पीछे बहुत से कारण हैं। एक तो घरेलू सेविंग या घरेलू बचत अधिक है। प्राइवेट निवेश लगातार कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट के ऊपर या हमारी सरकार के ऊपर बहुत सी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। इसलिए कम निवेश से कम आर्थिक गतिविधियों का सृजन होता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, गरीबी और बेरोजगारी। ऐसा नहीं कि गरीबी और बेरोजगारी विकसित देशों में नहीं है, परंतु वहां पर क्या है, चक्री टाइप की बेरोजगारी है। घर्षणात्मक बेरोजगारी या सॉरी चक्री बेरोजगारी देखेंगे कि लोग ऑटोमेशन की वजह, इंडस्ट्रीज के में डेवलपमेंट की वजह से या स्किल ट्रेनिंग की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे होते हैं। या तो कोई इंडस्ट्री बंद हो रही होती है इसलिए, लेकिन लोग दूसरी जगह पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। गरीबी, वहां पर गरीबी के स्टैंडर्ड बहुत हाई है इसलिए वहां पर गरीबी आपको दिखाई देती है। वहां पर जीवन स्तर बहुत उच्च है, उसके कंपेरिजन में आपको गरीबी कम दिखाई देती है। तो दूसरा जो कारण है हमारे अर्थव्यवस्था के विकासशील एवं विकसित श्रेणी में रखे जाने का, उसके पीछे का जो कारण है वो है पूंजी का अभाव होना। तीसरे मुद्दे पर बात करेंगे, भारत में बेरोजगारी और गरीबी। तो भारत में बेरोजगारी और गरीबी कैसी है, दोनों बहुत अधिक है। अब बेरोजगारी की दर कम हो सकती है बट बेरोजगारी का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एक तो बेरोजगारी हो गई, दूसरी गरीबी। तो पहले बेरोजगारी देखेंगे। तो भारत में जो बेरोजगारी की दर है वो अप्रॉक्स 3.1% है। किसके ऊपर, यूजुअल स्टेटस के ऊपर। अभी टेक्निकल कॉन्सेप्ट में, अवधारणाओं में हम नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हम बेरोजगारी के चैप्टर में अलग से पढ़ेंगे प्रॉपर वे में। फिलहाल हमको इतना समझना है कि बेरोजगारी की दर 3.1% है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, एक स्टैंडर्ड रेट पर है। लेकिन अगर आप देखें तो भारत के अंदर 3.1% बेरोजगारी है, लेकिन फिर भी भारत के अंदर गरीबी बहुत है। ऐसा क्यों, तो जो रोजगार की गुणवत्ता है, गुणवत्ता वो कैसी है, अच्छी नहीं है। गुणवत्ता जब कम होगी तो जो वेजेस होंगी, जिसको क्या बोलेंगे, मजदूरी, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए लोग जो गरीब कार्य भी कर रहे हैं, जो वर्क में भी हैं, वो लोग क्या हैं, गरीब ही बने हुए हैं। यही तो रीजन है कि हमको 80 करोड़ के आसपास लोगों को फ्री फूड देना पड़ रहा है। वरना अगर हमारे पास में अगर रोजगार इतना ही अच्छे स्टैंडर्ड का होता है, या लोगों तो लोग जो कार्य कर रहे हैं एटलीस्ट वो जॉब में है, उनकी इनकम अगर इतनी अच्छी होती तो उनको फ्री फूड या बहुत सी योजनाएं क्यों देनी पड़ रही होती। उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन क्या है, हमारा जो कार्यरत गरीबी, हमारे देश में जो रोजगार है उसकी गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर है। इसलिए हमारे देश में कार्यरत गरीबी की संकल्पना दिखाई देती है। लोग काम भी कर रहे हैं, साथ में वो गरीब भी हैं। पहला पॉइंट बेरोजगारी में अगर हम देखेंगे तो कार्यरत गरीबी। दूसरा कारण, कार्यबल का अनौपचारीकरण। अनौपचारीकरण क्या होता है, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ द वर्क। कि भाई यहाँ पर जो लोग भी वर्क कर रहे हैं उनके पास में जो काम है वो कैसा है, उनको वो फॉर्मल सेक्टर में नहीं है, औपचारिक क्षेत्र में नहीं है। जब औपचारिक क्षेत्र में नहीं होंगे तो क्या होगा, उनके वेतन फिर जो है नियत वेतन नहीं होगा, उनको दूसरी जो सुविधाएं मिलती हैं वो नहीं होंगी। और क्या होगा,
उनको जो सुविधाओं के साथ साथ में एक जो गारंटी मिलती है, गारंटी किस तरीके की, पेंशन, हेल्थ, इन्फ्लेशन, ये भी क्या हो जाएगी, ये भी नहीं होगी। इसके पीछे एक कारण ये भी है। तो औपचारिक क्षेत्र में है, भारत में कम से कम अप्रॉक्स 93% जो लोग हैं वो अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार पाए हुए हैं। अनौपचारिक क्षेत्र, इस ये भी एक बहुत बड़ा भारत में मुद्दा है। तो रोजगार अधिक हो सकता है, परंतु औपचारिक क्षेत्र में रोजगार कितना है, सिर्फ सिर्फ 7% लोगों के पास में प्रॉपर वर्क कंडीशन वाली जॉब्स नहीं है। तीसरा है, अब तीसरा पॉइंट अगर समझेंगे तो ये है कि रोजगार विहीन समृद्धि। अगर भारत में हम ग्रोथ रेट देखेंगे तो लास्ट 20 ईयर्स में 6 to 8% ग्रोथ रेट सही है भारत की, लेकिन भारत में जॉब जो रोजगार वृद्धि है वो लगातार क्या है, गिरती गई है। तो भारतीय जो वृद्धि है, भारत की जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है, परंतु रोजगार रोजगार लगातार कम होता जा रहा है। तो ये भी एक मुद्दा है। तो भारत में बेरोजगारी की दर चाहे कम भी हो, परंतु बेरोजगारी के पीछे जो रोजगार मिला हुआ भी है उसमें समस्याएं हैं। पहली समस्या कार्यरत गरीबी की समस्या, दूसरी समस्या कार्यबल का अनौपचारिकरण, इनफॉर्मेलाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स, तीसरा रोजगार समृद्धि, रोजगार विहीन समृद्धि कि जीडीपी बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, परंतु रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन नहीं हो रहा है। इसलिए क्या है, लोगों की डिमांड बढ़ती जा रही है, इसलिए क्या उनको कम वेतन पर या कम वेजेस के ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो ये तीन कारण हैं भारत में बेरोजगारी की समस्या के सामने। इसलिए बेरोजगारी दर कम होने से भी समस्याएं कम नहीं हो रही हैं। वहीं पे हम जब गरीबी देखेंगे तो विश्व बैंक जो डिसाइड की जो एक लिमिट है, सीमा है, वो है $3 से कम। जो लोग प्रतिदिन $3 से कम कमाते हैं उनको अत्यंत गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम भारत के संदर्भ में इस कैटेगराइजेशन को देखेंगे तो हमारी जो अत्यंत गरीब श्रेणी में लोग आते हैं वो 5.3% है, जो कि भारतीय पॉपुलेशन के हिसाब से एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको। परंतु अगर हम इसी में कैटेगरी का डिफरेंस कर दें निम्न मध्य वर्ग में, तो जहां पर प्रतिदिन $3.65 से कम कमाने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है, कम कमाए आय वाला व्यक्ति गरीब है, उस संदर्भ में भारत में जो गरीबी है वो कितनी दिखाई देगी, 28.1%। सिर्फ 0.65 का डिफरेंस आया है यूएस डॉलर में, यूएसडी में, और भारत में गरीबी 22% बढ़ जाती है, अप्रॉक्स मोर देन 22-23% के अराउंड का इंक्रीज आपको दिखाई देता है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं या जो गरीबी से बाहर आए हैं और जो गरीब जो थोड़ा सा गरीबी के ऊपर है, वो एक बहुत बड़ी छोटी लाइन के आसपास में है। यहाँ पर एक छोटा सा पुश होगा, एजुकेशन, हेल्थ या किसी भी तरीके की पैंडेमिक या कोई आर्थिक समस्या, ये सब लोग फिर कहाँ होंगे, फिर गरीबी रेखा के नीचे होंगे, जो विश्व बैंक की डिसाइड की हुई गरीबी रेखा है। अत्यंत गरीब श्रेणी में आ जाएंगे लोग, निम्न मध्यम आय वाली श्रेणी से निकल करके। तो भारत में एक गरीबी भी बहुत बड़ी समस्या है। ये भी एक कारण है भारत की अर्थव्यवस्था को विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहने का। देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है अधिक आर्थिक असमानताएं। अब अधिक आर्थिक असमानताओं से क्या मतलब है कि भारत में जो ऊपर के लोग पैदान के लोग हैं और जो नीचे पैदाओं के लोग हैं, इनकी इनकम में, इनकी वेल्थ में एक गैप विद्यमान होना, इसको बोलते हैं असमानता। कैसा गैप, आर्थिक गैप, आर्थिक अंतराल। इस कारण क्या है, असमानता आती है और क्या, संसाधनों का असमान वितरण होता है। तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट आता है वो आता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक अगर भारत के संदर्भ में देखेंगे तो 2025 में 25.5 है, जो कि यूएस से चाइना के कंपैरिजन में काफी कम है। इवन विश्व बैंक ने भारत को चौथी सबसे कम असमानता वाला देश माना है, चौथा सबसे कम। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, भारत सबसे चौथा सबसे कम असमान देश हो सकता है।
लेकिन अगर हम देखें तो भारत में 90% से ज्यादा कार्बन जो है कहाँ है, अनौपचारिक क्षेत्र में है। तो सीधी सी बात है कि इनकी इनकम लगातार कम होती जाएगी, या हमेशा ये क्या है, एक क्वेश्चन में या एक अनियमितता की स्थिति में रहेंगे। कभी भी इनका रोजगार जा सकता है किसी भी कारणवश, ठीक है, पैंडेमिक की वजह से, बीमारी की वजह से, किसी भी रीजन से, ये कभी भी असमानताएं इसकी वजह से बढ़ सकती हैं। दूसरा, 2026 में भारत में 1% जनसंख्या, जो एक टॉप 1% लोग हैं भारत में, वेल्थ, संपत्ति, नॉट आय, नॉट इनकम, वेल्थ का 40% से अधिक नियंत्रण रखते हैं। तो इसका मतलब क्या, भारत में अगर आप ऑक्सफैम रिपोर्ट, स्विस क्रेडिट रिपोर्ट्स को देखेंगे तो आपको भारत में आर्थिक असमानताओं का एक दूसरा रूप दिखाई देगा। परंतु जो आप एक सिंपल डेटा देख पा रहे हैं कि 1% जनसंख्या संपत्ति का 40% से अधिक नियंत्रण रखती है। इसीलिए कहा गया है कि आज जो भारत में डिस्पैरिटी है वो कितनी हायर देन कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो भारत गुलाम था ब्रिटिश का, उससे भी ज्यादा डिस्पैरिटी भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं। इसी कारण से कहा, क्योंकि भारत में जो संपत्ति का असमान वितरण है वो आज ब्रिटिश कॉलोनियल इंडिया से भी कंपैरिजन में ज्यादा है। इसी पर 2017 में एक स्टडी की थी थॉमस पिकेटी नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं इन्होंने, और इन्होंने एक बुक लिखी, एक अपनी स्टडी में एक स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट था, ब्रिटिश राज टू बिलेनियर राज, कि हम ब्रिटिश राज से तो निकले हैं लेकिन अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, बिलेनियर राज में। तो ये क्या है, हमारी असमानता की स्थिति को दर्शाता है। असमानता अगर आप देखेंगे तो यूएस में भी ज्यादा है, चाइना में भी ज्यादा है, लेकिन अगर आप दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था से कंपैरिजन करेंगे, ब्रिटेन से, यूके से, तो वहाँ पे आपको, हम ये नहीं कहेंगे कि उनका गिनी गुणा 25.5 से कब होगा, बट वहाँ असमानता का डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं दिखाई देगा, और लोगों की जो निम्न आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही होंगी, या वो गरीबी के उस स्तर का को का सामना नहीं कर रहे होंगे जो भारत में किया जा रहा है। तो भारत में अधिक आर्थिक असमानताएं होना भी एक क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकासशील एवं विकसित होने का कारण माना गया है। अब इसी पर हम चलते हैं तो हम एक चीज देखते हैं, तो इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है कुर्टनर्स कर्व। ये समझ लेते हैं, यहाँ पर है छोटा सा टॉपिक है। कुर्टनर साहब ने एक अपना कर्व दिया था। उन्होंने कहा था कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था डेवलप होना शुरू होती है तो वो पहले जो है वहां पर आर्थिक वृद्धि बढ़ती है, आर्थिक बढ़ने के वृद्धि बढ़ने के साथ असमानता बढ़ती जाती है। तो जैसे प्रति व्यक्ति आय है वो बढ़ रही है, लेकिन साथ में क्या है, असमानता बढ़ती जाती है। लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो ट्रिगर पॉइंट पर आकर के क्या होगा, वो असमानता कम होना शुरू हो जाती है। और लेटर फेज में क्या है, आपको असमानता एक कांस्टेंट वे में दिखाई देती है, जिसको आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, सिंपल वे में है कि इसमें असमानताएं लगातार कम होती जाएंगी विद द टाइम। लेकिन ये कुन्नर साहब कह रहे हैं अर्ली स्टेज में अब ये असमानताएं क्यों कम होती हैं, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में असमानताएं क्यों बढ़ती हैं, जब रोजगार वृद्धि, जब कोई भी जीडीपी, कोई भी अर्थव्यवस्था बड़ा होना शुरू होती है, उस समय क्या होता है कि अर्ली स्टेज में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पॉलिसी आती हैं, उसमें जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी बिजनेस क्लास है, उनको बहुत से फेवर दिए जाते हैं। उस टाइम वर्क कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती हैं, मानव संसाधन उतना विकसित नहीं होता है, और स्टेट के पास में बहुत कम संसाधन होते हैं, तो उनका वो वितरण और राजस्व का संग्रह भी कम होता है। इसलिए क्या होगा, विकासात्मक कार्य स्टेट नहीं कर पाता है, और ट्रिकल डाउन का इफेक्ट इस टाइम तक नहीं दिखाई देता है। लेकिन जब अर्थव्यवस्था एक लेवल पहुंच जाती है तो यहाँ पर दो चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो स्टेट का राजस्व, जो कर राजस्व है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कर राजस्व बढ़ता है तो सरकार के पास में फंड्स बढ़ जाते हैं, सरकार के पास में खर्च करने की शक्ति बढ़ जाती है। जब खर्च करने की शक्ति बढ़ेगी तो क्या करेगी सर, जो स्टेट है वो विकासात्मक कार्यों पे लगाएगा। विकासात्मक कार्य मतलब सड़कों के ऊपर, दूसरे जगह पे जहाँ पे सब्सिडी की जरूरत होगी, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इससे क्या, मानव विकास होगा, और जो इंडस्ट्रीज होंगी उनको भी कहीं ना कहीं स्टिमुलस देगा। इस वजह से क्या होगा, एक तरफ रोजगार जनरेशन होगा, उस दूसरी तरफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा। उससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या और गरीबी की समस्या क्या समाधान होता हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये आपको एक ट्रिगर पॉइंट क्रॉस होने के बाद में लेट स्टेज में आपको ये चीज दिखाई देगी। जैसे कर राजस्व बढ़ेंगे इसलिए विकासात्मक व्यय बढ़ेगा, विकासात्मक व्यय बढ़ेगा तो बेरोजगारी और गरीबी की समस्या समाधान होगा। तो इसलिए कहते हैं कि लेटेस्ट स्टेजेस में क्या होगा, असमानता में कमी आना होगी, स्टार्ट होगी असमानता, असमानता कम होना शुरू होगी। एक तो कारण इन्होंने ये बताया। दूसरा कारण इसके पीछे बताया उन्होंने, टपकन का सिद्धांत, इसको बोलते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या होती है, ट्रिकल डाउन थ्योरी ये कहती है
कि आर्थिक वृद्धि के लाभ स्वयं ही समाज के प्रत्येक स्तर तक पहुंच जाते हैं। क्यों आर्थिक वृद्धि के स्वयं ही बेरोजगार क्योंकि आर्थिक वृद्धि स्वयं ही बेरोजगारी और निर्धनता की समस्या का समाधान कर सकती है। आप इसको सिंपल समझिए कि एक छन्नी है और आर्थिक टपकन का सिद्धांत ये कहता है कि जो यहाँ पर लोग हैं जिनको सुविधाएं मिली हुई हैं, ये उन सुविधाओं से अमीर होंगे, और जब ये अमीर होंगे या इनके पास में रोजगार के अच्छे अवसर आएंगे या इनका इनकम बढ़ेगी, तो ये लोग क्या करेंगे, इन पैसों को खर्च करना शुरू करेंगे। जब ये पैसे को खर्च करेंगे तो यही जो पैसा तो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं उनको रोजगार मिलेगा। जब इनको रोजगार मिलेगा तो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी तो ये इसके नीचे बैठे हुए लोग और इकोनॉमिक सुधरेगी। और ये लोग क्या अपने हेल्थ के ऊपर, अपने एजुकेशन के ऊपर और अदर अपनी मानव संसाधन के विकास में और या अपने उद्योग धंधों में पैसे लगाना शुरू करेंगे। इस तरीके से ये क्या है, साइकिल चलती जाएगी और लगातार टपकन के सिद्धांत के थ्रू, ठीक है, आर्थिक वृद्धि के द्वारा पहले इस वर्ग को लाभ मिलेगा, फिर इस वर्ग को लाभ मिलेगा, फिर इस वर्ग को लाभ मिलेगा, और इससे क्या होगा, धीरे 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 अपने आप असमानता कम होती चली जाएगी। इसके पीछे दो बेसिक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिए हैं। कुर्नेस कर्व क्या कहता है सिंपली कि जब कोई भी इकोनॉमी बढ़ना शुरू होगी तो पहले स्टेज में, अर्ली स्टेज में क्या होगा, इकोनॉमी ग्रोथ दर तेज होगी, साथ ही साथ में असमानता की वृद्धि दर भी तेज होगी। पर जैसे जैसे ट्रिगर पॉइंट पहुंचेंगे, आप लेट स्टेज में पहुंचेंगे तो असमानता कम होना शुरू हो जाएगी। उसके पीछे कारण क्या बताया, एक कर रॉजर्स का कारण बताया, दूसरा उन्होंने कारण क्या बताया, टपकन का सिद्धांत और ट्रिकल डाउन थ्योरी। क्लियर। इसी ग्राफ को उन्होंने क्या बोला, यू शेप या इन्वर्टेड यू शेप, उल्टा, इसको क्या है, उल्टा यू है जैसे दिख रहा है, उल्टा यू टाइप उन्होंने इसको बताया हुआ है। और ये इसी के बेस पर उन्होंने कहा था कि असमानता अर्थव्यवस्था के बड़े होने के साथ साथ में क्या होगी, कम होना शुरू आती है। इसी पर इनका एक और भी कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा आप शॉर्ट में समझ लेते हैं, ईपीसी, ईकेसी सॉरी, ईकेसी, ईकेसी का मतलब हो जाएगा कुर्निस का, ई का मतलब होगा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल कुर्निस कर्व। सेम चीज यहाँ पे भी कहते हैं कि पोल्यूशन की बात करते हैं ये, कि पोल्यूशन और जीडीपी, जैसे जीडीपी में ग्रोथ बढ़ेगी वैसे पोल्यूशन क्या होगा, पहले ऐसे जाएगा फिर धीरे 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 कम होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग अर्ली फेज में क्या होगा, अर्ली फेज में टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं होगी, लोग जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए क्या होगा, लगातार जो है ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी, ठीक, वाटर ट्रीटमेंट उतना अच्छा प्लान नहीं होगा और बहुत सी चीज़ें होंगी, तो अर्ली स्टेज में क्या होगा, लगातार पॉल्यूशन बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जैसे 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 समय बीतता जाएगा, जीडीपी बढ़ती जाएगी, लोगों की आर्थिक समृद्धि बढ़ती जाएगी, तो लोगों की हेल्थ की तरफ, इन्वायरमेंट की तरफ झुकाव बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी रिप्लेस होंगी, क्लीन टेक्नोलॉजीज पे फोकस किया जाना शुरू होगा, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेस के मिनिमम एमिशन पे कंट्रोल करना, मिनिमम एमिशन की बात होना शुरू होगी। इसीलिए क्या होगा, एक ट्रिगर पॉइंट के बाद में वहाँ पे इन्वायरमेंट क्या होगा, अधिक साफ और सुरक्षित होना शुरू होगा और पॉल्यूशन का स्तर कम होता शुरू हो जाएगा, और इससे क्या होगा, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में कमी आना शुरू होगी। बट वो क्या हो, एक स्टेज में पहुंचने के बाद, अर्ली स्टेज में क्या होगा, पहले पॉल्यूशन बढ़ेगा, फिर एक ट्रिगर पॉइंट आएगा, वहां से क्या होगा, रिवर्ट होना शुरू होगी, ये क्या होगा, लेटर फेज हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया आपको समझ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो तीसरा कारण, जो चौथा कारण है वो क्या है, आर्थिक असमानता है। आर्थिक असमानता सिंपल है, गिनी गुणांक है, ठीक है, जो कि सबसे कम असमानता को दिखाता है। दूसरा, 90% से अधिक कार्बन अनरक्षित क्षेत्र में है, जो एक बहुत बड़ी आर्थिक असमानता को दिखाता है। तीसरी बात हमने आपसे की कि 2026 में 1% से अधिक जनसंख्या 40% से अधिक रिसोर्स पर नियंत्रण करती है। इसीलिए क्या आज जो डिस्पैरिटी हो क्या, कॉलोनियल ब्रिटिश इंडिया से अधिक है। इसी को ब्रिटिश राज टू बिलियनियर राज, ब्रिटिश राज से बिलियनियर राज किसने कहा, थॉमस पिकेटी ने अपनी रिसर्च 2017 में। इसी के बेस पे, हालांकि इसी ग्रोथ को कुर्नेस कर्व से अगर देखेंगे तो इन्वर्टेड कुर्नेस इन्वर्टेड यू कॉन्सेप्ट की इन्होंने एक धारणा दी है, जिसमें बताया कि जब जीडीपी बड़ी होना शुरू होती है तो साथ ही साथ में अर्थव्यवस्था का बढ़ना शुरू होती है, तो क्या होगी, पहले अर्ली स्टेज में क्या होगा, असमानता बढ़ेगी और लेट स्टेज में कम होना शुरू हो जाएगी। उसके पीछे कारण क्या बताया, कर्ज बढ़ना, दूसरा टपकन का सिद्धांत। अगर हम पांचवा रीजन समझे, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्यों विकासशील अर्थव्यवस्था माना गया है और अर्थव्यवस्था व्यवस्था माना गया है, उसके पीछे रीजन है अधिक क्षेत्रीय असमानता का होना। अगर आप भारत में देखेंगे तो भारत में, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिंपल समझ लेना है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अंतर, ये बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, असमानता है। उसके अलावा उत्तर दक्षिण उत्तर, जैसे दक्षिण दक्षिण भारतीय राज्य अधिक
प्रोग्रेसिव अधिक डेवलप्ड हैं, वहीं उत्तर भारतीय राज्य में जनसंख्या का दबाव अधिक है और वहाँ पर अवसंरचना की कमी है। इसलिए क्या आपको उत्तर दक्षिण अंतर दिखाई देगा। तीसरा अगर आप देखेंगे एफडीआई इनफ्लो, इनफ्लो को लिखते हैं अंतर प्रवाह। तो अगर एफडीआई इनफ्लो देखेंगे तो इसमें राज्यों के बीच में आपको एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी दिखाई देगी। तो जैसे आप देखें हाई एफडीआई इनफ्लो वाले जो स्टेट हैं जहाँ पर ज़्यादा एफडीआई आता है उसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली ऐसे राज्य आएंगे। वहीं पर अगर मिनिमम या लो इन्वेस्टमेंट देखें तो बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा है और भी छोटे छोटे राज्यों को नॉर्थ ईस्ट भी आप ले सकते हैं और भी दूसरे राज्य होंगे जहाँ पर क्या है कि एफडीआई लो है। इसलिए क्या इनकी विकास की दर यहाँ पर क्या है आपको बहुत अधिक क्षेत्रीय असमानता दिखाई देती है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील एवं अल्प विकसित अवस्था के बीच में रखे जाने का, की कैटेगरी में रखे जाने का। छठा का पॉइंट हम देखेंगे उस पीछे रीजन है कि भारत की जो इकोनॉमी है उसमें परंपरा और आधुनिकता दोनों दिखाई देगी। अगर आप यूएस में जाकर देखेंगे जो कि एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, या ब्रिटेन में देखेंगे, किसी भी डेवलप इकोनॉमी देखेंगे तो वहाँ पे क्या मॉडर्न इकोनॉमी की फॉर्म दिखाएगी, मॉडर्न इकोनॉमी। वहाँ पर अगर एग्रीकल्चर भी होगा तो बिल्कुल मॉडर्न होगा, इंडस्ट्री तो मॉडर्न होंगी ही होगी। अगर आप वहाँ पे एनिमल रियरिंग मतलब पशुपालन, पशुपालन भी अगर आप देखेंगे जाकर के तो क्या है बहुत ही सफिस्टिकेटेड मैनर में हो रहा है, वेल प्लान्ड मैनर में हो रहा है। भारत में देखेंगे तो हमारे पशुपालन वेल प्लान्ड मैनर में कुछ जगहों पे होता होगा, कुछ लोग करते होंगे, लेकिन जनरली पशुपालन कैसे हो रहा है? घरों के अंदर हो रहा है। या हम कैसी देखेंगे तो कैसी नॉर्मल अपने घरों जैसी हो रही है। ठीक है, जैसे हमारे एंशियंट टाइम में या मेडिवल टाइम में या अभी से पहले 1900 के आसपास में जो होती थी उसी तरीके से हो रही है। और बाद में आधुनिकता की बात करेंगे तो एक तरफ आप आईटी इंडस्ट्रीज देखेंगे, उसके अलावा आप जो है और इंडस्ट्रीज देखेंगे, दूसरी इंडस्ट्रीज जो भी हैं मॉडर्न इंडस्ट्री जिनको कर सकते हैं तो वो भी दिखाई देगी। तो एक तरफ आप एग्रीकल्चर में, कुटीर उद्योग में, यहाँ सब क्या परंपराएं दिख रही होंगी, वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आईटी इंडस्ट्री, आधुनिकता में आईटी इंडस्ट्री, दूसरी इंडस्ट्रीज, तो आपको क्या परंपरा और आधुनिकता एक साथ दिख रही है। तो ये क्या डिनोट करता है? डुअलिस्टिक नेचर, डुअलिस्टिक नेचर, द्वैतात्मक। ये द्वैतात्मकता क्या प्रूव करती है कि जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी होंगी वहां पर परंपराओं का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होगा, डुअलिस्टिक इकोनॉमी नहीं बची होगी अब तक की। वहां पर क्या सब मॉडर्न इंडस्ट्रीज चल रही होंगी, कहाँ पर? डेवलप इकोनॉमीज के अंदर। जबकि भारत में क्या है परंपरा और आधुनिकता दोनों, ये वहीं पर है जो विकासशील और अर्थविकसित अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जिसका मतलब भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। सातवां रीजन कहा गया है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित एवं विकासशील क्यों है। तो भारत में जो जनसंख्या का स्वरूप है उसके आधार पर कहा गया है। तो इसी को डिबेट और डिस्कशन करने का एक सिद्धांत है जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, डीटीटी। इसको किसने दिया था? नोटेस्टीन एंड थॉमसन ने। तो डीटीटी के आधार पर भारत को जब हम देखते हैं तो भारत एक विकासशील एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में आता है। अब डीटीटी स्तर देखेंगे तो डीटीटी स्तर बताता है, वो तीन बेस लेता है, एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर, तीसरा है जनसंख्या वृद्धि दर। इसके बेस पे कैसी अर्थव्यवस्था बताएगा, अर्थव्यवस्था या वो समाज कैसा है। तो हम देखेंगे तो जो पहली स्टेज है उसमें जन्म दर क्या होगी? बहुत अधिक होगी। जब अधिक होगी तो बहुत से बच्चे पैदा हो रहे होंगे। ठीक है, बहुत बच्चे पैदा हो रहे हैं, होने दीजिए। अब देखते हैं मृत्यु दर। मृत्यु दर भी अधिक है, तो अगर अधिक जन्म दर है, अधिक मृत्यु दर है, तो जो टोटल ग्रोथ रेट होगी या टोटल जनसंख्या वृद्धि दर होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये कहाँ पर दिखाई देगा? जो बहुत ही अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो अभी भी जहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, या जो पहले हुआ करता था, जैसे भारत में आप देखेंगे 1950 से पहले तो बहुत अधिक जन्म दर थी, बहुत अधिक मृत्यु दर भी थी, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर कैसी थी? कम थी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी स्टेज में आएंगे, दूसरी से तीसरी स्टेज में तो हम देखेंगे यहाँ पर जन्म दर अधिक है अभी भी। क्यों अधिक है? क्योंकि जैसे भारत के संदर्भ में लेंगे तो 1900 जब हम आज़ाद हुए तो हमने बहुत जो है रिफॉर्म्स किए, बहुत सुविधाएं जनरेट की, खास करके टीकाकरण किया, हेल्थ सुविधाएं बनाई,
इसलिए क्या हुआ, हमें जन्म दर बढ़ गई, परंतु हमारे समाज के अंदर जो है चेंजेस नहीं आए उस टाइम। चेंजेस क्योंकि सामाजिक परिवर्तन की दर धीमे होती है, इसलिए चेंजेस नहीं आए। तो बच्चे वो लोग उतने ही पैदा करते रहे, परंतु अब बच्चों की जो मृत्यु दर थी वो क्या हो गई, कम होना प्रारंभ हो गई, क्योंकि जो तकनीकी मतलब हेल्थ सर्विसेज जो डेवलप हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, तकनीकी परिवर्तन जो तेजी से लागू होते हैं, इसलिए मृत्यु दर बहुत तेजी से कम हो गई, परंतु जन्म दर वहीं की वहीं बनी रही। इसलिए क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा हो गई। इसलिए इसका हम रिजल्ट किस फॉर्म में देखते हैं भारत के संदर्भ में, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति। इसलिए 1951 से 1981 का जो स्तर है, 1951 से 1981, इसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या विस्फोट की स्थिति का समय। तीसरी स्टेज में जब आएंगे तो हम क्या देखेंगे कि अब सामाजिक परिवर्तन के लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, और जनसंख्या जो अभी थी हालांकि अधिक बनी हुई है, परंतु कम होना आरंभ होती है। और मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम हो रही है, तो काफी कम हो चुकी है, हालांकि बिल्कुल जीरो नहीं आई है या बहुत कम लेवल पर नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कम हो चुकी है। तो क्या होगी, जनसंख्या दर अब कम होना आरंभ होगी, परंतु हमारा जनसंख्या आधार क्या है, बहुत अधिक है। तो जनसंख्या आधार बहुत अधिक होगा, इसलिए क्या होगा, हमारी जनसंख्या कम होना जरूर शुरू होगी, लेकिन फिर भी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो आज क्या भारत में वर्तमान की स्थिति है, हम आज भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि जनसंख्या वृद्धि दर का जन्म दर कम हो गई है, मृत्यु दर तो ऑलरेडी कम हो चुकी थी। जनसंख्या आधार बड़ा होने की वजह से जनसंख्या अभी भी बढ़ रही है, या वहीं पर मेंटेन है, लेकिन उसी स्पीड से ग्रो हो रही है, लेकिन कम होना शुरू हुई है। इसलिए भारत की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति आप दे सकते हैं। ये जो एक विशेषता है, कहाँ की है, विकासशील देशों की है। तो विकासशील देशों में ये विशेषता देखी जा सकती है। इसीलिए भारत को क्या कहा था, विकासशील देश। उसका चौथी पांचवी स्टेज में हम बताएंगे कि भाई जन्म दर भी कम हो गई है, मृत्यु दर भी कम हो गई है, जनसंख्या वृद्धि भी कम हो गई, तो विकसित अर्थव्यवस्थाओं में दिखेगा। वहीं पर एक और स्टेज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिस्थापन से भी कम हो गई है, 2.1। मृत्यु दर तो कम है ही, इसलिए अब क्या जनसंख्या वृद्धि दर भी बहुत तेजी से कम होना शुरू हो गई। यहाँ पर ये बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। जैसे जापान में देखेंगे तो हमें बुढ़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है, इटली में क्या है, बुढ़ों की संख्या बहुत बढ़ गई है, बूढ़े ओल्ड एज की। क्यों, क्योंकि वहाँ पे लोग बच्चे जो है, जो प्रतिस्थापन दर उससे भी कम पैदा हो रहे हैं, तो वहाँ की जनसंख्या घटना शुरू हो गई है। तो ये डीटी के बेस पे भारत को क्या बताया जा सकता है, डीटी बताता है कि जनसंख्या का जो स्वरूप होगा किस तरीके से परिवर्तित होगा, और किस पर डिपेंड करेगा, उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। जैसी अर्थव्यवस्था होगी उस हिसाब से उसकी जनसंख्या का स्वरूप दिखाएगा। तो भारत की जो जनसंख्या का स्वरूप है वर्तमान में कैसा है, थर्ड स्टेज में, और थर्ड से फोर्थ स्टेज की तरफ बढ़ रहा है। तो इसलिए भारत की जनसंख्या अभी बढ़ रही है, परंतु विकासशील देशों की समान विशेषताओं का पालन करती है। इसलिए भारत को विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। आठवां पॉइंट देखेंगे, आधारभूत ढांचे का अभाव। सिंपल है, भारत पास पूंजी की कमी है, जो हमने पहले बताया था। इसलिए जब आज पूंजी की कमी होगी तो आधारभूत ढांचे में भी उसका निवेश कम होगा। जब निवेश कम होगा तो ऑब्वियसली आधारभूत ढांचे का अभाव होगा। जैसे कृषि क्षेत्र में देखेंगे तो हमारे भंडारण सुविधाएं, वेयर हाउसेस नहीं है, जो कूलिंग स्टोर है वो नहीं है, सीमित खाद्य प्रसंस्करण नहीं हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। ये आप देखेंगे। यातायात में देखेंगे, लॉजिस्टिक हब्स नहीं है, लॉजिस्टिक सर्विसेज नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप बहुत अधिक है। यही गैप की वजह से क्या है, सप्लाई कम है और गैप बहुत अधिक है। इसलिए आप देखेंगे किराए महंगे होते जाते हैं, डिमांड बहुत रहती है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दे सकते हैं, जब आप रेलवे में रिजर्वेशन कराने जाते हैं, तो रेलवे में स्पेस कम है या सीटें कम है, या रेल के पास में ऑलरेडी बहुत रेल चलने के बाद में भी इतनी बड़ी जनसंख्या का वहन करने की क्षमता नहीं। इसलिए आप हमेशा रेलवे आरक्षण की समस्या देखेंगे। एक और भी है, उसका इंफ्रा और अदर चीजों में भी आप देखेंगे कमी भारत के अंदर दिखाई देती है। ये सब परिस्थितियां क्या बताती हैं, कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील एवं विकसित अवस्था है। अगले पॉइंट पर आते हैं, भारत में कल्याण का स्तर। भारत में कल्याण का स्तर कैसा है, वो भी निम्न है। कैसे समझेंगे, तो हम देखेंगे इसको। एच डी आई क्या है, मानव विकास इंडेक्स। मानव विकास इंडेक्स है। इसमें भारत की रैंकिंग कितनी है, 130 है, 130 है 2025 में। और भारत क्या है, भारत का जो मूल है वो कहाँ पर है, भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। भारत 193 देशों में 130वें स्थान पर है, तो कल्याण के स्तर आप समझ सकते हैं कि कितना नीचे हमारा है। दूसरा देखेंगे, हंगर ग्लोबल
हंगर इंडेक्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो 123 देशों में ही हम 102 स्थान पे आते हैं। तो आप सोचिए कि हम कितना नीचे हैं। ये भी कल्याण का स्तर दिखाता है। तो हमको इस इंडेक्स ने सीजीएस कैटेगरी में रखा हुआ है। तो एक ये भी एक मेजरमेंट है कल्याण के स्तर को दिखाने का। तीसरा है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। इसमें हम 131वें स्थान पर आते हैं, जो लिंग की समानता दिखाता है कि पुरुष और स्त्री के बीच में समानता कितनी है। तो हम देखेंगे 64% के आसपास है, 64.1, जो क्या दिखाता है कि पुरुष के कंपैरिजन में फीमेल को 64% ही प्रायोरिटी मिलती है या समानताएं मिलती हैं। जिसमें भी इतना अधिक होने के पीछे का रीजन क्या है? राजनीतिक प्रतिनिधित्व। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का कैसे? आप जब संविधान पढ़ेंगे तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आप देखेंगे। इसलिए भारत में 30 लाख के आसपास महिलाएं निर्वाचित होती हैं, इसलिए हम यहाँ पर हैं। अगर ये ना हो तो हम शायद 20 30 या 40% के आसपास हो। तो लिंग समता स्कोर काफी नीचे है, और उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन क्या है इतना अधिक होने के पीछे? राजनीतिक प्रतिनिधित्व का होना। वो भी क्यों? 73rd 74th अमेंडमेंट के थ्रू। और जब बहुआयामी गरीबी की बात करेंगे तो भारत में 16.4 थी 2019 से 2020 बहुआयामी गरीबी, और मूल कितना था? इतना। तो ये हमें इंडेक्स दिखाते हैं भारत में काफी चीजों में सुधार हुआ है, परंतु भारत में अभी भी निम्न कल्याण स्तर हमको दिखाई देता है। ये एक लॉजिकल रीजन है भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील एवं अल्प विकसित अवस्था की श्रेणी में रखे जाने का। अब एक 10वां पॉइंट देखेंगे, वो क्या है? कृषि क्षेत्र की प्रधानता। पहले हम देखेंगे कृषि क्षेत्र का योगदान और कृषि क्षेत्र का रोजगार में योगदान। पहले क्षेत्रों का योगदान देखेंगे जीडीपी में कितना है, और फिर उनका रोजगार जो जीडीपी में देखेंगे, इससे हमको समझ में आएगा। तो हम जब देखेंगे कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, तो 1947 में कृषि 50% के आसपास योगदान करता था। 1947 में हम जाकर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र 50% के आसपास योगदान करता था, और आज 2025 में 16 से 18% के बीच में योगदान करता है। वहीं उद्योग 14% के आसपास था, जो आज 27% के आसपास है। सेवा क्षेत्र 27 से 30% था, जो आज 55% के आसपास में योगदान करता है जीडीपी के, टोटल जीडीपी में। तो आप देखेंगे जीडीपी में किस तरीके का इसमें स्वरूप दिखाई दे रहा है। परंतु अगर आप अब योगदान जैसे कृषि का योगदान अगर आप देखें तो किस तरीके से कम हुआ है। कहाँ 50% से अधिक करता था, अब वहीं 16% के आसपास कर रहा है, और सेवा क्षेत्र दुगने के आसपास आ गया है, और उद्योग भी सेम चीज जगह पर है, दुगना हुआ है करीब। लेकिन रोजगार जनरेशन की बात करेंगे, रोजगार सृजन की बात जब करते हैं, तो कृषि क्षेत्र कहाँ 70 से 75% देता था, और आज भी 43 से 47, 2025 में भी 43 से 47% रोजगार उपलब्ध कराता है। वहीं पर उद्योग 9 से 10% दे देते, 25 से 27% भी देते हैं। सेवा क्षेत्र जो 1947 में 27 से 30% का योगदान करता था, रोजगार 15 से 20% देता था, आज 55% के अराउंड जीडीपी में योगदान करता है, परंतु रोजगार से 30% लोगों को दे रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो कृषि क्षेत्र जो 16 से 18% है, आज भी वो 43 से 47% के बीच में योगदान दे रहा है, अगर आप ये रिलेशन मेंटेन करें। और अगर आप सेवा क्षेत्र को देखें तो ये भी आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आय है, तो जीडीपी में इसका योगदान ज्यादा है, इसलिए इसकी आय क्या है? ज्यादा है, परंतु ये रोजगार कम दे रहा है। और वहीं कृषि क्षेत्र की जो आय है वो कम है, परंतु रोजगार अधिक दे रहा है। तो इनमें जो लोग संलग्न होंगे उनकी आय जो है, औसत आय भी कम हो जाएगी, और जो लोग सेवा क्षेत्र में संलग्न होंगे उनकी औसत आय क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। ये क्या है? अर्थव्यवस्था का ढांचागत परिवर्तन हुआ है, जो एक बहुत प्रॉपर डिफरेंस नहीं दिखा, बहुत प्रॉपर डेवलपमेंट की स्थिति नहीं दिखाता है। इसीलिए भारत में क्या है, लगातार गरीबी बनी रहे, ज्यादातर रोजगार का सृजन इसीलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि जो क्षेत्र रोजगार देने वाले थे वो डेवलप नहीं हुए, खासकर उद्योग क्षेत्र। कृषि क्षेत्र एकदम से घट गया, और सेवा क्षेत्र बढ़ा, लेकिन रोजगार में डेवलपमेंट नहीं आया। इसलिए मैंने आपको बताया है कृषि का योगदान जीडीपी में आजादी के बाद लगातार गिरता गया। वहीं आजादी के समय कृषि क्षेत्र लगभग 70% की जनसंख्या रोजगार प्रदान करता था, आज भी 50% जनसंख्या को क्या है, कृषि क्षेत्र पर आश्रित है। वहीं दूसरी तरफ सेवा क्षेत्र जीडीपी में योगदान आजादी के बाद लगातार बढ़कर आज 55% के आसपास है, परंतु सिर्फ सेवा क्षेत्र 24% को रोजगार प्रदान करता है।
करती है, इसलिए कहा जाता है कि भारतीय व्यवस्था कृषि आधारित अवस्था। यही रीजन है भारतीय व्यवस्था को क्यों कहा जाता है कृषि आधारित व्यवस्था, क्योंकि भारत में कृषि के पास में कृषि पर अधिक जनसंख्या की डिपेंडेंसी या निर्भरता है। हालांकि सेवा क्षेत्र से सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान है, परंतु जो रोजगार है या जो लोग डिपेंडेंट है वो कृषि पर सर्वाधिक है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। 2015 के बाद अगर आप देखेंगे एक पॉइंट नोट है कि कृषि का योगदान बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। तो ये गणना पर मतलब जो कैलकुलेशन है उसमें चेंज किया गया है, इसमें कोई प्रोडक्शन खास प्रोडक्शन चेंज नहीं हुआ इसलिए नहीं बढ़ा है, इसमें सिर्फ जो कैलकुलेशन है उसमें चेंज करने की वजह से बढ़ा है। तो उम्मीद है आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अल्प विकसित एवं विकासशील अर्थव्यवस्था क्यों है। पहले उसके पीछे एक सिंपल रीजन है, पहला निम्न जीवन स्तर, आपको बता दिया क्यों निम्न जीवन स्तर है, प्रति व्यक्ति निम्न आय। ठीक है, उसको आप वैश्विक देशों से देखेंगे, जो मुख्य देश हैं, आपको समझ में आएगा भारत में वैश्विक आय कम है और वैश्विक औसत से भारत की आय दुगुने से थोड़ी सी अधिक है, दुगुने से सॉरी आधे से थोड़ी सी अधिक है। वही पूंजी का भाव दूसरा कारण है भारत की अर्थव्यवस्था के विकासशील एवं अल्पविकसित होने का। तीसरा कारण है बेरोजगारी एवं गरीबी। चौथा कारण आपको बताया आर्थिक असमानताओं की अधिकता। पांचवा कारण है क्षेत्रीय असमानता का बहुत अधिक होना। छठा कारण है द्वैतात्मक अर्थव्यवस्था का होना। सातवां कारण है जनसंख्या वृद्धि का अधिक दर का अधिक होना। और थर्ड स्टेज में या थर्ड से फोर्थ स्टेज के बीच में हमारी मौजूदगी होना दिखाता है कि हम विकास देशों की कैटेगरी में हम लोग आते हैं, श्रेणी में हम लोग आते हैं, या भारत आता है। आठवां आधारभूत ढांचे का भाव। नवा है निम्न कल्याण स्तर, जो हम एसडीआई, जीएचआई, जी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट या एमपीआई के आधार पर देखेंगे तो भारत में कल्याण का स्तर काफी निम्न है। कृषि क्षेत्र में अगर देखेंगे तो कृषि क्षेत्र की बहुत अधिक प्रधानता है, जबकि विकसित देशों में कृषि क्षेत्र की प्रधानता हमें विकासशील एवं अल्प विकसित क्षेत्रों में दिखाई देती है। परंतु भारत के संदर्भ में देखेंगे, जब भी विकासशील देशों के संदर्भ में देखेंगे तो वहां पर जो अधिक प्रधानता होगी सेवा क्षेत्र की और उद्योग क्षेत्र की होगी। चाहे चाइना लें, चाहे जापान लें, चाहे साउथ कोरिया ले लें, आप जर्मनी लें, इटली लें, ब्रिटेन लें, यूएस लें, यहाँ पर जो प्रधानता है वो किसकी है? सेवा क्षेत्र की, औद्योगिक क्षेत्र की, ना कि कृषि क्षेत्र की। तो भारत में सेवा कृषि क्षेत्र पर लोगों की अधिक निर्भरता होने के कारण या 50% के आसपास लोगों को रोजगार प्रदान करने के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश माना गया है, जो विशेषता किसकी है? विकासशील देशों की। तो ये एक पहला पॉइंट था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? विकासशील, विकासशील और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। ये पहला रीजन था, फर्स्ट। दूसरा रीजन, दूसरा जो भारत की विशेषताओं में आएंगे हम। पहले जो पॉइंट डिस्कस किए वो हमने विकासशील और विकसित अवस्थाओं के पॉइंट डिस्कस किए, लेकिन भारत की जो अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं वो तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित है। ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा, आगे टॉपिक्स आएंगे वहां पर बहुत इसको क्लियर किया जाएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सिंपल सा मतलब है जहाँ पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों आर्थिक गतिविधियों में संलग्न होते हैं। तो भारत में क्या निजी क्षेत्र भी मान होंगे, जैसे रिलायंस हो गया, अदानी ग्रुप हो गया, और बहुत सी निजी क्षेत्र की कंपनियां होंगी, लोग भी निजी क्षेत्र में इन्वॉल्व होंगे। उसी तरह सरकारी क्षेत्र में आप बहुत सी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज देखेंगे, पीएसयूज देखेंगे, गवर्नमेंट बैंक्स देखेंगे, रेलवे देखेंगे। ये क्या हो गया? सरकारी क्षेत्र हो गया। तो ये सब क्या है? दोनों आर्थिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं। इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है वो क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरे पॉइंट पे आएंगे, नियोजित अर्थव्यवस्था। 2015 तक की नियोजित मतलब प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड मतलब हम लोग क्या है? प्लानिंग करते हैं, कुछ लक्ष्य रखते हैं और एक 5 वर्षीय या 5 वर्षीय एक प्लान बनाते हैं। उसी में 5 वर्ष में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। उसमें डिपेंड होता है इतना हम खर्च करेंगे, इतना हम अर्न करेंगे और ये टारगेट अचीव करेंगे। 2015 तक हम नियोजन के थ्रू अपनी अर्थव्यवस्था को रन करते थे, लेकिन अब नियोजन इतने वर्षों तक किया गया है, 70-75 वर्षों तक की, तो आप ये नहीं कहते भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित नहीं है। लेकिन अभी क्या हम नियोजित अर्थव्यवस्था की से मार्केट अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो भारत की एक अर्थव्यवस्था का एक फीचर आपको दिखाई देगा, नियोजित अर्थव्यवस्था।
साथ ही में क्या है कि हालांकि नीति आयोग नियोजित अर्थव्यवस्था की बात नहीं करता है, परंतु इसका एक 15 ईयर डेवलपमेंट रोड मैप है। हालांकि कमांड इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ दिखाता है कि किस तरीके से 3 ईयर एजेंडा होगा एक, फिर 7 ईयर का टारगेट्स होंगे, ठीक है, और 15 ईयर्स में हमको एक अलग डेवलपमेंट प्राप्त करना है। 2017-18 में, 16-17 में एजेंडा दिया गया था, 17-18 के आसपास, और यह अभी तक चल रहा है। तो इन्होंने दिया, हालांकि ये प्लान इकोनॉमी नहीं है, ये क्या है, हमारे सिर्फ उद्देश्य है, हमको ये प्राप्त करने हैं तब से तब तक। प्लान इकोनॉमी में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज मशीनरी होती है, एक सेंट्रलाइज पॉलिसी डेवलपमेंट होता है, पॉलिसी बनाई जाती है और उसको स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है, और इसमें निर्देश दिया जाता है कि आपको ये करना है। हालांकि अभी क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी क्या मार्केट इकोनॉमी की तरफ है। इकोनॉमी से क्या कर दे सकता है, इनपुट दे सकता है कि ये करेंगे तो ये रिजल्ट आ सकते हैं, अपनी रिसर्च बेस्ड थिंक टैंक के बेस पर, ना कि वो डायरेक्शन देगा राज्यों को या केंद्र सरकार को, किसी भी सरकार को, कि आपको ये करना पड़ेगा तभी आपको फंड्स मिलेंगे, आप ये नहीं करेंगे तो आपको फंड्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या कमांड इकोनॉमी का फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, एक तरीके का रोड मैप है कि हम इस तरीके से डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था नियोजित अर्थव्यवस्था नहीं है, परंतु हम, हमारी जो अर्थव्यवस्था रही है पिछले वह समय तक की, वो कैसी रही है, एक नियोजित अर्थव्यवस्था के फीचर्स दिखाई देंगे। अब आएंगे चौथे पॉइंट पर, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, वो क्या है, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था। कैसे है, आप समझिए, बाजार उन्मुख मतलब मार्केट ओरिएंटेड, मार्केट ओरिएंटेड। अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था मार्केट ओरिएंटेड किस तरीके से हो गई है, या पहली चीज की, मार्केट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था की तरफ हमारा स्थानांतरित होने का पीछे रीजन है 1991 के उदारीकरण, निजीकरण, उपमंत्रीकरण। इसको बोलेंगे शॉर्ट में एलपीजी रिफॉर्म्स, इंग्लिश में बोलेंगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसने क्या किया, भारतीय अर्थव्यवस्था को संपूर्ण विश्व के साथ खोल दिया। ठीक, इससे क्या हुआ भारत में, अब सिर्फ पॉइंट पॉइंट देखते जाएंगे, तो लाइसेंस, अब लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म हो गई, तो लाइसेंस राज की समाप्ति हो गई। दूसरा है एमआरटीपी एक्ट, जो नियंत्रित करता था बहुत सी चीजों को, अब क्या उसकी जगह पर बहुत इंडस्ट्री को कंट्रोल करता था, उस मोनोपोली ना हो। अब क्या होगा, उसकी जगह पर प्रतिस्पर्धा अधिनियम आया, ताकि प्रतिस्पर्धा, सुचारू और स्वच्छ प्रतिस्पर्धा उसको प्रमोट कर सके, तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम के थ्रू इस एक्ट को खत्म कर दिया गया। तीसरा होगा रेरा। रेरा पहले क्या था, रेगुलेशन करता था किसका, फॉरेक्स वगैरह का, उसकी जगह पे फॉरेक्स एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया। ये क्या है, अब एक्सचेंज को मैनेज करने का है। अब आप एक लिमिट तक डॉलर भारत के विदेश में भी निवेश कर सकते हैं, जा सकते हैं, पहले क्या बहुत हद तक सरकार द्वारा नियंत्रित था। चौथा है विनिवेश की प्रक्रिया। हम पहले बहुत हद तक पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर डिपेंड थे, सार्वजनिक क्षेत्र पर डिपेंड थे, जो उनकी यूनिट हुआ करती थी। लेकिन अब क्या, विनिवेश की प्रक्रिया जो हमारी स्टार्ट हुई 1990 के बाद, 96 में और मजबूत हुई, और 2016 में दीपम नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया गया, और जो विनिवेश की प्रक्रिया देखती है। तो क्या पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज का या यूनिट्स को क्या किया गया, अंडरटेकिंग्स का विनिवेशन किया गया, उनको प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया गया, ताकि उनके अंदर अधिक स्वायत्तता आए। ठीक है, उससे ज्यादा स्वायत्तता आएगी और वो बेहतर और ज्यादा अर्निंग करेंगे, प्रॉफिटेबल होंगे, और मार्केट को देख करके अपने वर्क को फोकस करेंगे। उसका अगला पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों में स्वायत्तता प्रदान की गई। एक तो विनिवेश किया गया, साथ में स्वायत्तता प्रदान की, जिसमें महारत्न और नवरत्न का दर्जा दिया गया, ताकि इनको प्रॉफिटेबिलिटी और दिखाएं और ऑटोमेटिकली वर्क कर सके, ताकि इनकी ऑटोनॉमी और बढ़ती चली जाए। छठा है 2016 में हम लेकर आए आईबीसी एक्ट, इसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। क्यों लागू किया गया, कि बाजार अर्थव्यवस्था में कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी आप उद्योग लगाएंगे, उसमें चांस हो सकता है वो बिजनेस सक्सेसफुल हो भी सकता है, फेल भी हो सकता है। सक्सेसफुल हुआ तो कोई इशू नहीं है, अगर फेल होता है तो बिजनेसमैन को जल्दी से जल्दी एग्जिट, ताकि वो अपनी फर्म को इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सके और वो एग्जिट करे और दूसरी बिजनेस करे, और लोग उसमें इन्वॉल्व या फंसे ना रहें। तो ये लाया गया, जो एक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था का एक बहुत प्रॉपर उदाहरण है। फिर एक देखेंगे, जो आरक्षित क्षेत्र हुआ करते थे सरकार के लिए और जब कुछ लोगों के लिए, उनको बहुत निम्न स्तर तक ला दिया गया, और मोस्टली जो क्षेत्र थे वो निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए। अब निजी क्षेत्र लगभग सभी क्षेत्रों में निवेश कर सकता है और रोजगार जनरेशन करता है, प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ा सकता है। उसके अलावा सरकार के लिए जो क्षेत्र आरक्षित थे, उनमें की संख्या भी खत्म करके 3 तक ला दी गई। चौथी चीज, अगली चीज, डब्ल्यूटीओ की सदस्यता,
था। WTO मतलब विश्व व्यापार संगठन सदस्यता, ये किसको प्रमोट करता है? मार्केट इकोनॉमी को, विश्व ओपननेस को। किसके ओपननेस को? व्यापार के ओपननेस को। तो इससे भी क्या है, हम एक मार्केट ओरिएंटेड या बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था में प्रतीत होना शुरू हुए। उसके अलावा चालू खाते पे परिवर्तनशीलता, रुपये की चालू खाते पे परिवर्तनशीलता की गई। इवन पूंजीगत खाते में भी क्या है, भारतीय रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। और लास्ट पॉइंट हम क्या कहेंगे, एफडीआई को मंजूरी। पहले भारत में एफडीआई क्या है, नगण्य होगा 1990 के आसपास, लेकिन आज हम बहुत बड़ा चंग देख रहे हैं भारत में एफडीआई आ रही है। तो ये भी क्या है, खुली अर्थव्यवस्था और मार्केट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय व्यवस्था कैसी है, एक विशेषता कैसी है, बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था की विशेषता है। ठीक है, अब एक आखिरी पॉइंट पे चलते हैं जिसको डिस्कस करेंगे। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं की बात करें तो एक अगला पॉइंट ये आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है। क्यों है? तो अगर हम भारत के संदर्भ में आज देखें तो भारत विश्व की तीव्रतम वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अगर अभी देखें तो हमारी जो वृद्धि दर है 7 से 8% बताई गई है विश्व में। किसने बताई है? IMF, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, डिफरेंट डिफरेंट जो वैश्विक संगठन है उन्होंने। तो हम क्या है, विश्व के लीडर हैं किसमें? तीव्रतम वृद्धि करने में। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हम विश्व की सबसे तेज वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में या टॉप 5 या टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में इससे एक है। ये हमारी अर्थव्यवस्था को क्या दिखाता है? ये प्रगतिशीलता दिखाता है हमारी अर्थव्यवस्था की। दूसरा, अगर हम ट्रिपल पी क्रय शक्ति क्षमता की गणना के आधार पर भारत की गणना करें तो भारत क्या है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऑब्वियसली बात, अगर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो एक बड़ी चीज है, एक अचीवमेंट है। तीसरी बात करेंगे बाजार विनिमय दर पर, तो हम किस स्थान पर है? छठवें, विश्व के छठे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्लियर? बाजार विनिमय दर पर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, क्रय शक्ति क्षमता पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, विश्व की तीव्रतम वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक। चौथे पॉइंट की बात करते हैं अगर हमें, तो वैश्विक मानदंड। अब इसको समझना जरूरी है। भारत का प्रदर्शन स्थान में वृद्धि हुई है। तो अगर हम देखेंगे तो हमारा जो जीडीपी, जो वैश्विक जीडीपी, उसमें हमारा कितना शेयर हुआ करता था 1991 में? अगर हम देखेंगे तो 2.5% ही सिर्फ शेयर था हमारे जीडीपी में। लेकिन आज हम कितना है, 8.4% के आसपास है, ट्रिपल पी के डेटा के आधार पर। तो हम अगर देखें तो ये 4 टाइम के आसपास या 3 टाइम के आसपास हमने ग्रो किया है लास्ट 30 ईयर्स में। तो हमारा शेयर बहुत तेजी से बढ़ा है, भाग बहुत तेजी से बढ़ा है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। उसी तरीके से वैश्विक व्यापार की अगर बात करें, हम बी पॉइंट देखें तो उसमें भी हमारा शेयर पहले 9.51 मतलब आधा परसेंट के आसपास था। आज हम कितना पहुंच गए हैं, 0.25% के आसपास है। ये भी क्या एक बहुत बड़ी प्रगतिशीलता को दर्शाता है। अब हम तीसरी बात करें, अगर वैश्विक एफडीआई इनफ्लो, जो विश्व में पूरा एफडीआई एक से दूसरे घंटे में जाता है, उसका शेयर की बात करें तो हमें 97 मिलियन के आसपास हमको एफडीआई प्राप्त हुआ था। कब? 1991 में। लेकिन अगर हम 2025 में देखें जाकर के तो अंकटाड की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमको 47 बिलियन, तो आप देखिए 47 गुना ज्यादा हमने क्या है, एफडीआई रिसीव किया है, जो क्या दिखाता है, 73% की ग्रोथ दिखाता है लास्ट 30 ईयर्स में। इसके बाद में अगर हम बात करें आईएमएफ, तो आईएमएफ के कोटा में परिवर्तन हुआ है। क्यों? हमारा पहले इतना कोटा हुआ करता था, अब क्या है, इस जगह पर आ गया है। उसी जगह जब कोटा में परिवर्तन होगा तो क्या होगा, आईएमएफ के वोट शेयर में भी परिवर्तन होगा। जहां 2.1% के आसपास हमारा शेयर हुआ करता था, आज कितना 2.64% के आसपास हमारा शेयर होता है। इसी के अलावा जैसे आईएमएफ में बढ़ोतरी हुई है कोटा और शेयर में, उसी तरीके से इक्विटी शेयर में और वोटिंग शेयर में वर्ल्ड बैंक के विश्व इक्विटी शेयर में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और लास्टली हम देखेंगे अगर, तो आज हम वैश्विक समूह जैसे G20, ब्रिक्स, क्वाड और बहुत से समूह हैं जिसमें सदस्यता रखते हैं और कई बार उनका नेतृत्व भी कर चुके हैं। ये सारी जो मानदंड हैं हमको अगर देखें तो ये हमारी अर्थव्यवस्था की क्या दिखाते हैं, प्रगतिशीलता। तो अगर आप समझें तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगतिशीलता। तो एक बार हम फिर से देखेंगे, समझ बस एक बार इसको समअप करेंगे। तो हमारा टॉपिक था भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता। तो पहला पॉइंट ये है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। क्यों है? तो एक तो इसका पीछे रीजन बताया गया है, निम्न जीवन स्तर,
दूसरा है पूंजी का अभाव, तीसरा है बेरोजगारी एवं गरीबी, चौथा है अधिक आर्थिक असमानताएं, पांचवा है अधिक क्षेत्रीय असमानताएं, छठा है द्वैतात्मक अर्थव्यवस्था, सातवां है अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, आठवां है आधारभूत ढांचे का अभाव और नौवां है निम्न कल्याण स्तर और अंतिम है इसमें कृषि क्षेत्र की प्रधानता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील एवं अल्पविकसित अवस्था है। उसके पीछे में 10 पॉइंट बताए हुए हैं। ठीक है, वो जो बताते हैं वो ये डिटरमाइन करते हैं या निर्धारित करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील एवं अल्पविकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये जो फीचर है ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पहला फीचर है। क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? विकासशील एवं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। उसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था का दूसरा फीचर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा फीचर है भारतीय अर्थव्यवस्था एक नियोजित अर्थव्यवस्था है। चौथा, भारतीय अर्थव्यवस्था एक बाजार उन्मुख मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। और पांचवा पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? प्रगतिशील अर्थव्यवस्था है, प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। प्रोग्रेसिव इकोनॉमी। तो आप ये टॉपिक बार कवर करिएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बनी होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगले टॉपिक में हम जीडीपी और उससे जुड़ी अवधारणाओं को डिस्कस करेंगे।